स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने मौजूद चैनल के सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बेइज्जती करके स्पीकर को सीधा संसद भवन से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद प्रियंका गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी के नेता ने दिया एक ऐसा बयान दोस्तों, जिसके बाद अब सामने से पूछे गए कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब नहीं दे पाए भारतीय जनता पार्टी के नेता। बताएंगे कैसे क्या प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सांसदों की भीड़ ने स्पीकर के चैम्बर में घुसकर जमकर गाली गलौज की है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे दोस्तों, जिसका दिया गया है करारा जवाब। वहीं पर राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर बीजेपी के नए स्पीकर के सामने दिया एक ऐसा बयान जिसके बाद बीजेपी के लोग पूरी तरीके से हिले पड़े हैं दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री राहुल गांधी के सामने भी नजर नहीं आए। राहुल गांधी हाथ पकड़कर खींचते चले गए, लेकिन इसके बावजूद कोई भी राहुल गांधी के सामने खड़ा होने को तैयार नहीं था। बताएंगे डर के पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। और राहुल गांधी ने संसद में उठाया हरदीप पुरी के F-3 फाइल में नाम का मामला, तो इस पर हरदीप पुरी के द्वारा दिया गया है प्रतिक्रिया। बताएंगे क्या हरदीप पुरी करेंगे राहुल गांधी पर मुकदमा, है दम या साफ सूंघ गया है। बताएंगे मीडिया के सामने जवाब देने के लिए बोला गया दोस्तों, तो मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी से पंगा लेने के बाद स्पीकर को अब संसद भवन से बाहर बैठना पड़ रहा है और यही ताकत है कांग्रेस पार्टी की और महिला सांसदों की कि आज स्पीकर भी सदन से बाहर बैठा हुआ है दोस्तों। प्रियंका गांधी को लेकर झूठे आरोप लगाने वाले बीजेपी के मंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाना चाहिए। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जो आप लोगों की राय है दोस्तों लिखेगा जरूर। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर संसद भवन में नरेंद्र मोदी का भाषण होने वाला था, यानी लोकसभा में नरेंद्र मोदी भाषण देने वाले थे दोस्तों। लेकिन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिला सांसदों ने नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके का विरोध किया। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद तो नरेंद्र मोदी के सीट के पास जाकर बैनर लेकर पहुंच गई दोस्तों, जिसके बाद में पता चला कि 5 बजे नरेंद्र मोदी लोकसभा में भाषण देने के लिए नहीं आएंगे। और इसके बाद बवाल इतना बड़ा मचा दोस्तों की नरेंद्र मोदी क्यों संसद भवन में आकर लोगों को संबोधित नहीं कर रहे हैं। हर बार तो नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बयान देते हैं, लेकिन इस बार क्यों नरेंद्र मोदी डरकर लोकसभा में नहीं आए। तो बाद में जब जमकर नरेंद्र मोदी की किरकिरी हुई दोस्तों, तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आकर सदन में बताया कि क्योंकि नरेंद्र मोदी के डेस्क के पास से जाकर, यानी उनके जहां वो बैठते हैं वहां पर सीट पर जाकर बैनर पोस्टर लहराए गए महिला सांसदों के द्वारा, विपक्ष की महिला सांसदों के द्वारा, तो नरेंद्र मोदी के साथ कुछ उल्टा हो सकता था। इस बात पर ध्यान रखते हुए स्पीकर कहते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि आप मत जाइए और इसलिए नरेंद्र मोदी नहीं आए थे और आरोप लगाया गया महिला सांसदों के ऊपर। तो महिला सांसदों ने फिर फैसला लिया कि वो ओम बिरला से जाकर मुलाकात करेंगे और ओम बिरला के चैम्बर में कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद पहुंच गए, जिसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद थी दोस्तों। और इस दौरान ओम बिरला से पूछा गया कि कौन सी महिला सांसद से नरेंद्र मोदी को खतरा था, ये बताइए। तो ओम बिरला के पास कोई जवाब नहीं था। महिला सांसदों ने कहा कि हमारा मानहानि किया गया है, यानी हम लोगों को अपमानित किया जा रहा है, हम लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम कोई हमला करने वाले थे। इस पूरे मामले पर स्पीकर के खिलाफ 118 सांसदों ने सिग्नेचर करके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का फैसला लिया दोस्तों, यानी अविश्वास का प्रस्ताव लाने का फैसला लिया, जिस कारण से स्पीकर अब लोकसभा के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। और स्पीकर का बचाव करने के लिए नरेंद्र मोदी के एक मंत्री कूदते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी के मंत्री किरण रिजिजू दावा करते हैं कि कम से कम 20 से 25 कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर के चैम्बर में घुसकर उनको गालियां दी, अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई। मैं उस समय वहां पर मौजूद था। स्पीकर बहुत नरम इंसान है, नहीं तो सख्त कार्रवाई करते। प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे, यानी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में सांसदों ने स्पीकर से गाली गलौज की है चैम्बर में जाकर। यह दावा बीजेपी के नेता किरण रिजिजू कर रहे हैं दोस्तों। और किरण रिजिजू कहीं ना कहीं स्पीकर की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर क्यों सदन में नहीं आ रहे, सबको पता नहीं चलना चाहिए। और कहीं ना कहीं स्पीकर को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि वो काफी दयालु है, काफी शरीफ है, लेकिन सबको पता है कि वो किस पार्टी के लिए काम करते हैं और इसीलिए अविश्वास का प्रस्ताव उनके खिलाफ आया है। तो अब बीजेपी वाले स्पीकर का साइड ले रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं इस मामले पर प्रियंका गांधी को आगे बढ़ना चाहिए और बीजेपी के नेता संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव सदन के अंदर आना चाहिए और किरण रिजिजू के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर कराया जाना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि चैम्बर को लेकर एक वीडियो भी आया था दोस्तों, जिस वीडियो में कहीं कोई गाली गलौज नहीं हो रही है, लेकिन स्पीकर के पास जाकर गाली गलौज की गई। इस तरीके की बातें बोलकर किरण रिजिजू स्पीकर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिलाओं ने बीजेपी के नाक में दम कर रखा है और इसीलिए अब महिलाओं के ऊपर झूठे आरोप मढ़े जा रहे हैं, प्रियंका गांधी के ऊपर आरोप मढ़े जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर किरण रिजिजू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना चाहिए, यानी सांसदों का अपमान करने और उनको लेकर झूठे दावे करने का मामला चलना चाहिए और इनको भी सदन से सस्पेंड करना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर बीते दिन कहीं भी दूर दूर तक लोकसभा के अंदर ओम बिरला नजर नहीं आ रहे थे। ओम बिरला की जगह भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल मौजूद थे दोस्तों। जगदंबिका पाल क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, तो राहुल गांधी ने इस दौरान अपना भाषण दिया और जगदंबिका पाल की तारीफ करते हुए कहा कि आप हमारी पार्टी के कभी कार्यकर्ता कांग्रेसमैन रहे हैं और इसीलिए मैं आपके पास एग्रेसिव तरीके से बयान नहीं दूंगा, मैं सारी बातें अपनी रखना चाहता हूं और शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहता हूं। इसके बाद राहुल गांधी ने एक एक करके कई सारे मामले को लेकर सवाल खड़ा किया दोस्तों। राहुल गांधी ने स्पीकर के काम करने के तरीके के साथ साथ भारत और
अमेरिका के बीच में हुए व्यापार के समझौते को लेकर सवाल खड़े किए। दोस्तों उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने भारत माता को बेच दिया, अमेरिका तय करेगा कि हम किसे तेल खरीदेंगे किसे नहीं खरीदेंगे। राहुल गांधी ये जो बातें बोल रहे थे, इस दौरान उन्होंने एफ-18 फाइल का भी जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार के मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का नाम होने और अनिल अंबानी का नाम होने का जिक्र किया। दोस्तों इस दौरान राहुल गांधी जब हरदीप पुरी का नाम ले रहे थे तो भड़क रहे थे भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर। ऐसे में राहुल गांधी आगे बोलते हैं कि एफ-18 की फाइल में हरदीप पुरी अंबानी का नाम है। लोकसभा में बताया गया कि अनिल अंबानी को हरदीप पुरी ने एफ-18 से मिलाया था और अनिल अंबानी का कई बार जिक्र सामने आया है। स्पीकर कहते हैं कि आप उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते जो सदन के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं इस बात का जिक्र बार बार करूंगा और राहुल गांधी ने वापस से अनिल अंबानी और हरदीप पुरी का नाम लिया। तो इसके बाद फिर स्पीकर भड़क गए दोस्तों, और माहौल इस तरीके का रहा कि कहीं ना कहीं आपस में जमकर बहस होती रही और चारों तरफ बहसबाजी के बीच में हरदीप पुरी को लेकर एक नई अपडेट आई है। दोस्तों अपडेट ये है कि हरदीप पुरी से बात करने के लिए एक मीडिया की टीम पहुंचती है और उससे बोलती है कि आपके खिलाफ राहुल गांधी ने टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने कहा है कि हरदीप पुरी का नाम एफ-18 फाइल में है और एफ-18 फाइल के मामले पर जांच होनी चाहिए, हरदीप पुरी की जांच होनी चाहिए। तो इस पर हरदीप पुरी से पत्रकार बोलता है कि राहुल गांधी ने आपका नाम लिया है तो क्या आप राहुल गांधी के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे? तो हरदीप पुरी कहते हैं कि अरे इस बात को जज मत करो कि मैं क्या करने जा रहा हूं। यानी भारतीय जनता पार्टी का नेता खुलकर ये नहीं बोल रहा है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेगा कि राहुल गांधी ने एफ-18 फाइल में उसके नाम का जिक्र करते हुए संसद भवन के अंदर अपनी बात रखी है। दोस्तों कुल मिलाकर राहुल गांधी पर कार्रवाई करने की हिम्मत बीजेपी के कोई नेता जुटा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए हरदीप पुरी भी मामले पर आनाकानी करते हुए नजर आए और मीडिया के सामने भी नहीं बोल पा रहे कि राहुल गांधी पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इससे समझ में आ रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है उसमें इतनी वास्तविकता तो जरूर है कि हरदीप पुरी राहुल गांधी के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन तो नहीं ही लेने जा रहे हैं और वो सोच भी रहे हैं कि मीडिया कम से कम इस बारे में उनसे चर्चा ना करे और इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे एक्शन को जज मत करो। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने असम के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिशें की हुई है उस पर अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों ने जो पलटवार किया उसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को लेकर एक वीडियो क्लिप शेयर किया गया था दोस्तों, जिसमें हिमंत बिस्वा शर्मा निशाना साध रहे हैं और निशाना अल्पसंख्यक समाज के एक व्यक्ति की ओर और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई की ओर लगाया जा रहा है। इसी बात का जिक्र करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। तो फिर जब दबाव बना और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो अब बीजेपी का अकाउंट हैंडल करने वाले व्यक्ति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से जो बातें बोली गई है उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होनी चाहिए। रॉन विकास गौरव नाम के व्यक्ति को हटाया गया है लेकिन जिम्मेदारी तो बीजेपी के लोगों की तय होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से जो कुछ बोला जा रहा है वो पार्टी का स्टैंड माना जाना चाहिए और पूरे पार्टी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें मध्य प्रदेश के शहडोल के अंदर सरकारी अधिकारी की लापरवाही के कारण एक नाबालिग अपनी परीक्षा नहीं दे सका। मामला मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को काला झंडा दिखाने से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों मोहन यादव 8 फरवरी को शहडोल के धनपुरी के एक कार्यक्रम में गए थे तो रास्ते में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। इसी मामले को लेकर पुलिस ने 3 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक छात्र 18 वर्ष से कम का है दोस्तों और 12वीं की परीक्षा देने वाला था, लेकिन छात्र सत्यम को 8 फरवरी को जेल में बंद किया गया और 10 फरवरी को सुबह छोड़ा गया। तब तक उसकी अंग्रेजी की परीक्षा पूरी हो चुकी थी, यानी एग्जाम पूरा हो चुका था और इस चक्कर में उसका एग्जाम छूट गया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का विरोध करने पर यह जो कार्रवाई हुई है दोस्तों, जिसमें एक बच्चे का स्कूल का पेपर छूटा है, इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के शहडोल दौरे कई वजह से विवादों में रहा। मुख्यमंत्री सुरक्षा घेरे में हुई चूक से अधिकारी इतने घबरा गए कि उन्होंने आनंद फान में कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले पर सोशल मीडिया पर बोला कि आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, कल शहडोल में कांग्रेस के कार्यकर्ता शुद्ध पानी की मांग को लेकर आपको ज्ञापन देना चाहते थे, परंतु आपके कलेक्टर और पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी और उनको जेल में भेज दिया। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वच्छ पानी मांगने पर जेल भेजा जाएगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, तो पूरे कांग्रेस के लोग आपकी जेल भरने के लिए तैयार है। अब मैं स्वयं शहडोल जाकर शुद्ध पानी की मांग करूंगा, आप अपनी जेल तैयार रखिए। शुद्ध पानी जनता का अधिकार है और इसलिए मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया जाता कि उनकी बातें सुनी जाए, लेकिन एक बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया गया, उसका इंग्लिश का एग्जाम छूट गया। दोस्तों इस मामले को लेकर अब डीएम की जमकर किरकिरी भी हो रही है। अगर आप भी मानते हैं कि डीएम के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, साफ तौर पर एक बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर हिमंत बिस्वा शर्मा की जंग का अब रावलपिंडी चैप्टर क्या है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा दावा करते हैं कि गौरव गोगोई 2013 में बिना वीजा के रावलपिंडी गए थे, पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कई सारे लोगों से बातचीत की थी। स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान गए थे। गोगोई ने आरोपों को खारिज किया है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा को लगता है कि वो इस
तरीके के आरोप लगाकर अपने आप को भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक राजनीति से बचा लेंगे। यानी जो इन पर आरोप लगते आए हैं दोस्तों, मुस्लिम समाज के खिलाफ उल्टा बोलने का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का, उस मामले पर ये बचने की कोशिश करने के लिए उल्टा गौरव गोगोई के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरीके से गौरव गोगोई को टारगेट किया जा रहा है, एक बात हमेशा से स्पष्ट नजर आ रही है दोस्तों की कहीं ना कहीं गौरव गोगोई ने इस बार बुरी तरीके से हिमंत बिस्वा शर्मा को लाइन पर लाया हुआ है, यानी उनको जमीन दिखाई हुई है, हकीकत बताया गया है। अपनी राय जरूर लिखता है। साथ साथ बिहार के विधानसभा में मंगलवार को लोकतंत्र की गरिमा धूमिल होती हुई नजर आई। हुआ ये कि ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई दोस्तों। दोनों ओर से बीच बचाव कर हाथापाई को टाला गया, वरना माहौल काफी ज्यादा गर्मा गर्मी वाला हो जाता दोस्तों। हालांकि गर्मा गर्मी वाला तो हो गया, लेकिन केवल मुंह से बातें चल रही थी, यानी केवल शब्द निकल रहे थे, लेकिन हाथापाई वाली स्थिति और ज्यादा भयंकर हो जाती। और जैसे तैसे मामले को संभाला गया। दोनों के बीच बचाव करने के लिए खुद के लोग आ गए। सभापति अवधेश नारायण सिंह हालात को काबू करने के लिए मार्शल को बुला लेते हैं और सभापति ने आसन की बात ना मानने के कारण विपक्ष के लोगों को सदन से बाहर करने का फैसला ले लिया, जिस कारण से विपक्ष के लोग भी काफी नाराज हो गए और नारेबाजी करने लगे। कुल मिलाकर दोस्तों बिहार विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर जिस तरीके से आजकल एक माहौल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आसपास की जो भी स्थितियां हैं दोस्तों, उसमें कभी भी किसी भी दो नेता के बीच में टकराव हो सकता है। कभी नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव भिड़ जाते हैं, कभी राबड़ी देवी के साथ बहस हो जाती है, कभी बीजेपी के मंत्री और विपक्ष के नेता के बीच में तीखी बहस हो जाती है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को लेकर एक नया गाइडलाइंस जारी किया है दोस्तों। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए अब सरकारी कार्यक्रमों के अंदर, स्कूलों के अंदर और जो अलग अलग औपचारिक आयोजन होते हैं उसमें वंदे मातरम बजाया जाएगा, ये बात कही गई है। और हर व्यक्ति को इस दौरान खड़ा होना पड़ेगा। ये आदेश 28 जनवरी को जारी किया गया है, लेकिन मीडिया में मिली जानकारी 11 फरवरी को दी गई है दोस्तों। पीटीआई के मुताबिक आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन साथ में गाए या बजाए जाए तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वाले व्यक्ति को सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना पड़ेगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियम के अनुसार राष्ट्रीय गीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, यानी पूरा अंतरा गाया जाएगा। 3 मिनट 10 सेकंड का ये पूरा अंतरा होगा दोस्तों, यानी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए 3 मिनट 10 सेकंड लगेंगे। और जो नियम था उसमें केवल 2 ही अंतरे गाए जाते, तब 6 के 6 अंतरे गाने की बात कही गई है। तो विवाद और ज्यादा बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये नए नए तरीके के नियम लाकर बीजेपी वाले एक अलग तरीके की डिबेट शुरू करना चाहते हैं देश भर के अंदर। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा होता है कि दोस्तों किसी भी कार्यक्रम के लिए 3 मिनट का ये पूरा गाना बजेगा, 3 मिनट 10 सेकंड का, और उसके बाद 52 सेकंड का राष्ट्रीय गान बजेगा। तो इसे कहीं ना कहीं टाइम को लेकर भी कहीं सारे सवाल उठेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर टीवीके पार्टी के नेता अरुण राज ने एक बड़ा दावा किया है। तमिलनाडु को लेकर अरुण राज दावा करते हैं कि टीवीके के जो समर्थक हैं उनको डीएमके के समर्थकों के द्वारा मारपीट किया जा रहा, मारा भगाया जा रहा है। और इसे पता चलता है कि तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी काफी कमजोर हो गई है। टीवीके पार्टी के नेता के इस दावे पर आप क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर फिरोजपुर में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ नशा विरोधी पैदल मार्च निकालते हुए सुखबीर बादल नजर आए और साथ में अश्वनी शर्मा भी मौजूद है, जिससे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के गठबंधन वापस से बनकर सबके सामने आ सकता है दोस्तों। हालांकि एक जागरूकता मार्च था। राज्यपाल के साथ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल और बीजेपी के कार्यकारी प्रभारी अश्वनी शर्मा मौजूद थे, जो कहीं ना कहीं दोस्तों एक बात पर मोहर जरूर लगा रहे हैं कि बातचीत जरूर चल रही है दोनों पार्टियों के बीच में। इस पैदल मार्च में डेरा ब्यास मुखी गुरजिंदर सिंह ढिल्लो भी मौजूद है और सियासी गलियारों में हलचलें तेज है। राज्यपाल कटारिया 4 दिन पहले पंजाब के दौरे पर है और वे आम जन से लगातार बातचीत कर रहे हैं। युवाओं से बॉर्डर से सटे इलाकों में नशा विरोधी जागरूकता अभियान के तहत मुलाकात कर रहे हैं। सूबे में शिरोमणि अकाली दल फरवरी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहता है, क्योंकि गठजोड़ अगर होगा तो पंजाब में सरकार बनने की संभावना है, वरना संभावना भी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टियां नहीं बल्कि तीसरे और चौथे नंबर की पार्टियां हैं। क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अमूमन तगड़ा मुकाबला पंजाब के अंदर होता है। ऐसे में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं चल रही है दोस्तों, उसकी एक रूपरेखा, एक झलक देखने को मिल रही है। और कार्यकारी प्रभारी के साथ सुखबीर बादल मौजूद है, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर चर्चाएं चल रही है, यानी धुआं उठ रहा है तो आग जरूर कहीं ना कहीं लगी हुई है। यानी गठबंधन की चर्चा कह सकते हैं कि जारी है और हो सकता है कि जल्द पंजाब में बड़ा ऐलान होगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
झारखंड के नगर निगम के चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों 2 दिन पूर्व बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को समर्थन देने की घोषणा करने वाले बीजेपी के नेता सह मेयर प्रत्याशी नागेश्वर दास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों उन्होंने बीजेपी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर दबाव बनाकर जानबूझकर जबरन समर्थन की घोषणा कराई गई थी। नागेश्वर दास ने स्पष्ट किया कि बीजेपी के रवैये से नाराज होकर उन्होंने फिलहाल अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब वो चुनावी मैदान में बने हुए हैं और उनके इस्तीफे से जिले की राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है। झारखंड के नगर निगम की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है। दोस्तों ऐसे में भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर लगभग 10 सालों से सरकार में नहीं है और इसीलिए बीजेपी धीरे धीरे करके ढहती हुई नजर आ रही है। और यही होता है कि जब कोई पार्टी लंबे समय तक राजनीति में नहीं होती है या फिर यूं कहिए कि सत्ता में नहीं होती है तो फिर नेता बिखरने लगते हैं। और बीजेपी के साथ झारखंड में ऐसा हो रहा है, जहां पर खुलकर उसके वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी की पोल खोल रहे हैं और सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। झारखंड बीजेपी के नेता अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है, ये बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत पर आधारित बीजेपी चलती थी। पहले अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी करती थी और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की यही वाली थी। लेकिन आज उस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने स्पीकर को गाली दी। इस तरीके जो दावा किरण रिजिजू ने किया है दोस्तों, इस दावे पर अब कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक भी बुलाई है, आपस में नेताओं की बातचीत चल रही है और प्रियंका गांधी पर झूठे आरोप लगाए जाने को लेकर इन बातचीतों से एक बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी मामले को थोड़ा आगे तक लेकर जाएगी और किरण रिजिजू जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन पर दबाव बनाया जाता रहेगा। और वैसे भी संसदीय कार्य मंत्री है तो उनकी जिम्मेदारी है कि संसद सही से चले। और अगर संसदीय कार्य मंत्री इस तरीके की उलझुल बातें करेगा, बेफिजूल बातें करेगा और प्रियंका गांधी जैसे वरिष्ठ सांसद के ऊपर इस तरीके के उल्टे आरोप लगाएगा दोस्तों, बिना तर्क की बातें करेगा, तो फिर उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर रखी है कि आने वाले दिनों के अंदर इनको सबक सिखाया जाएगा। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अखिलेश यादव ने बीजेपी को ट्रोल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। दोस्तों ये बात तय है क्योंकि अखिलेश यादव जब भी आते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसी बातें करते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी वाले एकदम बौखला जाते हैं। और एक बार फिर से अखिलेश यादव आए जिसमें योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर उन्होंने तंज कसा जिसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कयामत तक भी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। इस पर अखिलेश यादव ने कयामत नाम से जो एक गाना है दोस्तों, पुराना गाना है, उस गाने को चलाया। दोनों स्क्रीन पर वो गाने चल रहे हैं, कयामत वाला गाना, और इस गाने पर सारे के सारे लोग आराम से मजे से सुनते हुए योगी आदित्यनाथ को ट्रोल कर रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि इन लोगों को उर्दू शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो उर्दू के खिलाफ बोलते हैं, आज ये लोग उर्दू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम उर्दू शब्द का इस्तेमाल आप लोग तो मत करिए, आप तो उर्दू विरोधी लोग हो, आपको कोई और शब्द ढूंढना चाहिए कयामत की जगह। और अखिलेश यादव जिस तरीके से जमकर निशाना साध रहे हैं दोस्तों, और जो वीडियो उनका सामने आया है तो इसे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बीजेपी वाले अब इस वीडियो को देखकर और ज्यादा भड़कने वाले हैं अखिलेश यादव के ऊपर। अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ते इस तरीके से बीजेपी वालों को आईना दिखाने के लिए। साथ साथ बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जो चर्चा सबसे ज्यादा तेज है दोस्तों, वो ये कि प्रशांत किशोर आने वाले दिनों के अंदर अपनी पार्टी को लेकर राय स्पष्ट करेंगे, बताएंगे कि उनकी पार्टी का क्या भविष्य होगा। क्या उनकी पार्टी अकेले से इसी तरीके से राजनीति करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके एक नया मोर्चा बनाकर बिहार के अंदर एक नया विकल्प देने की कोशिश की जाएगी। प्रियंका गांधी के साथ तकरीबन 2.5 घंटे मुलाकात के बाद ये चर्चा चल रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी को बिहार में अपने साथ में लेंगे या फिर हो सकता है कि अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करवा दे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में माहौल बनाएंगे। और ऐसे में दोस्तों इन चर्चाओं के बीच प्रशांत किशोर से जब राहुल गांधी के बारे में पूछा गया कि उनको संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा, तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और वो जनता की आवाज है, उनको बोलने देना चाहिए। अगर राहुल गांधी कुछ गलत बोलते हैं तो उनके बयान को लिस्ट में नहीं लेना चाहिए या यूं कहिए कि कार्रवाई में शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि राहुल गांधी को बोलने ही ना दिया जाए, वो नेता विपक्ष है, उनको बोलने देना चाहिए। वो विपक्ष की आवाज है, मजबूत आवाज है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की, उसके बाद राहुल गांधी की तारीफ की। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके माहौल जो बन रहा है उसे ये साबित हो चुका है कि प्रियंका गांधी की तारीफ प्रशांत किशोर यूं ही नहीं कर रहे और राहुल गांधी के बारे में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव बातें यूं ही नहीं कर रहे। जरूर दोनों के बीच में चर्चाएं चल रही है, बात चल रही है और जनसुराज पार्टी का भविष्य कांग्रेस के साथ में ही है। ये बात सबको पता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना एक विस्तृत संगठन है बिहार के अंदर, और अगर जनसुराज पार्टी का समर्थन मिल जाए तो दोनों मिलकर कमाल कर सकते हैं। और प्रशांत किशोर के बयानों से ये बात लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर साबित होगा दोस्तों, और दोनों पार्टियां साथ आ जाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ
उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। दोस्तों, उनके इस्तीफे के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर 8 साल तक पार्टी में रहने के बाद उन्होंने ये कदम क्यों उठाया है। अब सिद्दीकी ने खुलकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। प्रियंका गांधी की टीम, विशेषकर उनके सलाहकार संदीप सिंह पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने खुलासा किया कि कांग्रेस पार्टी में काम करने का माहौल उनके जैसे जमीनी नेताओं के अनुकूल नहीं है। उन्होंने बताया कि 36 साल से धूप और झुकी झोपड़ियों में रहकर मैंने काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उन्हें फ्रीडम नहीं मिली। सिद्दीकी ने कहा कि मैंने प्रियंका गांधी से हाथ जोड़कर कहा था कि मैं काम के बिना बीमार हो जाऊंगा, मुझे काम करने दीजिए। उन्होंने संदीप सिंह को इसे देखने के लिए कहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। क्यों का कोई जवाब नहीं होता था, यानी जो सवाल पूछे जाते थे उसका कोई जवाब नहीं होता था। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन के काम करने के तरीके पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए। दोस्तों, हालांकि अब वो समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जल्द कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं और चर्चाएं लगभग अंतिम दौर में पहुंच गई है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे बड़े नेता है दोस्तों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के साथ में बड़ी लंबी राजनीति की है और एक टाइम में मायावती जी के 2 राइट हैंड होते थे, जिसमें उनका भी एक नाम होता था और मुस्लिम समाज के वोट अच्छे खासे इनके नाम पर, यानी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नाम पर बसपा को जाया करते थे। और अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी की ओर रुख करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए उनके ये शब्द है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल जय हिंद जय भारत, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का। जय